हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रिदांश खिड़की की तरफ बढ़कर बाहर देखते हुए, वही है ये। एक पल रुककर, आरना, आरना नाम है उसका। अनिकेत खुश होकर, वाओ लवली नेम। मैं तो अब। रिदांश अनिकेत की बात बीच में ही काटते हुए, आरना कपूर, राघव कपूर की बेटी। रिदांश की बात सुनकर अनिकेत के हाथ से अचानक ही न्यूज़पेपर नीचे जमीन पर गिर जाता है। खुशी की जगह उसके चेहरे पर शॉक्ड भरे एक्सप्रेशन आ गए थे। वो रिदांश की तरफ देखने लगता है। इधर आयुष नैना को आरना के कमरे की तरफ ले जाता है। कुछ देर में वे सीढ़ियों पर से होकर ऊपर जाते हैं और एक बड़े से कमरे के आगे जाकर रुक जाते हैं। आयुष नैना को इशारा करता है। नैना अपना सर हिलाकर उसका शुक्रिया करती है। आयुष मुस्कुराते हुए वहीं खड़ा रहता है। कुछ पल बाद जब आयुष वहां से नहीं हिलता तो नैना कुड़कर अपना मुंह खोलती है। नैना तंज भरी मुस्कान के साथ, अब आप अंदर भी चलेंगे मेरे साथ? आयुष, नहीं तो मैं क्या करूंगा वहां जाकर, मैं तो बस जा ही रहा था। नैना झूठी मुस्कान के साथ, जी शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं, यहाँ से मैं खुद अपने दोस्त से मिल लूंगी। आयुष को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है। आयुष के जाने के बाद नैना आरना के कमरे के दरवाजे पर नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। कुछ पल बाद नैना हाथ से दरवाजे को खोलने के लिए पीछे की तरफ धकेलती है। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वो कमरे के अंदर कदम रखती है और कमरे में चारों तरफ नजरें घुमाती है। उसकी नजर आरना पर पड़ती है। वो उसे जमीन पर सोता देखकर हैरान रह जाती है। वो उसके पास जाकर उसे उठाने के लिए कई बार आवाज देती है। शायद थके होने की वजह से आरना बहुत गहरी नींद में थी और उसकी नींद नहीं टूटती। कई बार आवाज देने के बाद भी आरना नींद से नहीं जागती। तब नैना आरना के कंधे को पकड़कर हल्का सा झक छोड़ती है। आरना किसी आहट पाकर या यूं कहें कि रिदांश को सोचकर हड़बड़ाकर घबराते हुए जल्दी से उठकर बैठ जाती है। नैना आरना के कंधे पर हाथ रखकर, रिलैक्स अरू, मैं हूँ नैना। आरना, नैना तू? हाँ मैं। लेकिन तू इतना घबरा क्यों गई, जैसे कोई भूत देख लिया हो? वो बस अचानक से गहरी नींद से जागी तो हड़बड़ा गई थी। अच्छा, लेकिन तू ऐसे जमीन पर क्यों सोई थी? मैं दरअसल, हाँ, मैं बस रात को ठीक से सो नहीं पाई तो अभी बहुत ज्यादा नींद आ रही थी मुझे, तो बस पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। वो तो ठीक है, लेकिन तू बेड पर भी तो सो सकती थी ना, फिर जमीन पर क्यों? आरना बात बदलते हुए, ओहो, तूने तो आते ही सीबीआई की तरह सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। अच्छा तू बैठ यहाँ आराम से, मैं बस जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ। ओके। इसके बाद आरना फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। जब तक आरना बाथरूम में थी तब तक नैना कमरे का मुआयना करने लगती है। कुछ देर में आरना बाथरूम से वापस नैना के पास आती है। अच्छा बता, तू क्या लेगी, चाय या कॉफी? नैना आरना का हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू बैठ मेरे साथ, मुझे यही चाहिए। आरना मुस्कुराकर, अच्छा तू बता कैसी है और तू यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ अकेली ही आई थी, मगर दरवाजे पर ही मुझे उस भस्मासुर के गार्ड ने रोक लिया। मन तो ऐसा कर रहा था कि उसका सर ही फोड़ दूं मैं, लेकिन फिर उस भस्मासुर के भाई ने मुझे अंदर आने की परमिशन दिलवाई। खैर तुम मेरा छोड़, अब तू मुझे बता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है? आरना नजरें चुराते हुए, कि क्या चल रहा है, सब ठीक ही तो है। देख हरू, तुझे तुझसे बेहतर समझती हूँ मैं, और तू कब से नजरें चुराकर बातें करने लगी? इतना तो मैं अच्छे से जानती और समझती हूँ कि सब लोगों के सामने वो भस्मासुर जैसा अच्छा और लविंग हस्बैंड बनने का दिखावा करता है। असल में तेरे साथ वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्यों तू इस दिखावे की जिंदगी को जी रही है? मैं जिस अरू को जानती थी वो हमेशा खुलकर, निडर होकर कहने और करने वालों में से थी। तो फिर समझदार और पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी तो क्यों इस घुटन भरी जिंदगी को जीने के लिए मजबूर हो रही है अरू? आरना गहरी सांस लेकर, मैं बदली नहीं हूँ नैना, बस हालातों से समझौता करने की कोशिश कर रही हूँ। नैना कुढ़कर, लेकिन क्यों अरू, आखिर क्या जरूरत है तुझे इस सब की? आरना दर्द भरी मुस्कान के साथ,
तुझे याद है, तू हमेशा मुझे कहा करती थी कि अरु, ये जिंदगी है, तुम्हारी परियों की कहानी नहीं, जहाँ प्यार, मोहब्बत और एक खूबसूरत जिंदगी के साथ हैप्पी एंडिंग होती है। तब मैं तुम्हारी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुम ठीक कहती थी। जिंदगी कोई परी गाथा नहीं, ये तो वो कड़वी हकीकत है जिससे हमें हर हाल में गुजरना ही है। मेरी अरु तो कभी ऐसी नीरस और निराशा से भरी बातें नहीं किया करती थी। वो तो हर हाल में जीना और मुश्किलों से लड़ना जानती थी। तो फिर इतना बदलाव कहाँ से और किस लिए? आरना खड़े होकर कुछ कदम चलकर, जानती है नैना, जिस पल मैंने मिस्टर अग्निहोत्री से शादी की, उस शादी के पूरे होने के आखिर पल तक मैंने वो हर कोशिश की जिससे मैं इस शादी को रोक पाती। लेकिन शायद मेरी नियति में कुछ और ही लिखा था। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं इस शादी को नहीं रोक पाई। शायद यही ईश्वर की मर्जी भी थी। अपने गाल पर आए आंसू साफ करके नैना की तरफ पलटते हुए, लेकिन अब मैंने अपनी नियति के साथ समझौता कर लिया है। अब जहाँ मेरी नियति मुझे ले जाए, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। और इन सब से अलग एक और हकीकत है, जो ये है कि चाहे जिन भी हालात में, लेकिन अपने मंगलसूत्र को छूते हुए मिस्टर अग्निहोत्री से मेरी शादी हुई है। और इस सच को मैं भी कभी नहीं बदल सकती। नैना कुछ पल तक आरना को देखने के बाद एक बात का जवाब सच सच देगी। आरना अपना सर हिलाते हुए, नैना, आर यू इन लव विद हिम? आरना हड़बड़ाकर, या ये क्या, कुछ भी बकवास कह रही है तू? नैना गंभीरता से, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है अरु, एंड आई वॉन्ट योर आंसर। डू यू लव हिम अरु? नैना की बात सुनकर आरना का दिल तेजी से धड़क उठता है। वो नैना की बात सुनकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है, लेकिन नैना भी आज पूरी जिद पर थी और आसानी से बात को छोड़ने वाली नहीं थी। इसीलिए वो भी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और सवालिया नजरों से आरना को देखने लगती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आर यू इन लव विथ हिम? आरना हड़बड़ाकर, ये क्या, कुछ भी बकवास कह रही है तू? नैना गंभीरता से, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है अरु, एंड आई वॉन्ट योर आंसर। अत्यधिक गंभीरता के साथ, डू यू लव हिम अरु? नैना की बात सुनकर आरना का दिल तेजी से धड़क उठा। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा ली, लेकिन नैना आज जिद पर थी और आसानी से बात नहीं छोड़ने वाली थी। वो आरना के सामने आकर खड़ी हो गई और सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। आरना खुद को देखते हुए नैना से गहरी सांस लेते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है नैना, जैसे तू सोच रही है। नैना, बेहतर होगा अगर ऐसा कुछ ना हो अरु, क्योंकि तुझे तड़पता और बर्बाद होता मैं हरगिज नहीं देख सकती। आरना नैना का हाथ थामकर, मैं जानती हूँ कि अगर ऐसा हुआ भी तो मैं सिवाय खुद को तकलीफ देने के और कुछ भी हासिल नहीं करूँगी। और इन सब से अलग एक हकीकत ये भी है कि वो शख्स मेरे पापा की तकलीफ और परेशानी की वजह है, तो उसके लिए ऐसा चाहना तो दूर, मेरे लिए सोचना भी दूर की बात है। इसलिए ती बिल्कुल फिक्र मत कर मेरी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। नैना, आई होप सो कि ऐसा ही हो। अच्छा, ये सब छोड़ और मुझे ये बता कि राहुल और पापा कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक है। राहुल भी यहाँ मेरे साथ आना चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि बेवजह कुछ भी बात बिगड़े, इसलिए मैंने उसे यहाँ आने से मना कर दिया। तू तो जानती है कि वो तेरी कितनी फिक्र करता है। ठीक किया तूने। मेरा दोस्त, मेरा भाई, हर एक रिश्ता जिया है मैंने उसके साथ, और कभी सोचा नहीं था कि उससे मिलने या बात करने के लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा। नैना आरना के कंधे पर हाथ रखकर, डोंट वरी, देखना जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। नैना कमरे को देखते हुए, वैसे कुछ भी हो, भस्मासुर का टेस्ट और चॉइस काफी अच्छा है। बस अगर शक्ल और पर्सनालिटी के साथ उसके सड़ू जैसे बनाए हुए मुंह पर थोड़ी नरमी और मुस्कुराहट होती ना, तो बंदे का जवाब नहीं होता। लेकिन नहीं, उसे तो जैसे भस्मासुर बनने में ही अपनी शान नजर आती है। बस जब देखो तब पूरे टाइम बोरिया भर भर के घमंड और सड़ूपन से नहाया रहता है। अच्छा, तू छोड़ ना ये सब बातें, अपना बता कुछ। इसके बाद थोड़ी देर तक नैना आरना से बात करती रही।
इधर दूसरी तरफ रिदांश की बात सुनकर अनिकेत सकते में आ गया था। अनिकेत अचंभे से, ये क्या कह रहा है रिदु, तू श्योर है कि ये वही है? रिदांश गुस्से से अनिकेत की तरफ पलटते हुए, तुझे लगता है कि कोई इंसान अपनी बर्बादी को कभी भूल सकता है? जिंदगी के एक नासूर बने हिस्से की यादें कभी धुंधला सकती हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। नफरत और गुस्से के मिले जुले भाव से मैंने जब से होश संभाला तब से बस अपनी पूरी जिंदगी इस दिन के इंतजार में ही जी है, और अब इस मौके को मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैं तब कमजोर था, लेकिन आज नहीं, और अगर मैं चाहूं तो इस किस्से को एक पल में खत्म कर सकता हूं। लेकिन ये सजा बहुत ही आसान होगी, जो मैं हरगिज नहीं चाहता। मैं उन्हें तिल तिल तड़पा तड़पा कर बरसों से अपने सीने में लगी इस आग को ठंडा करूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है रिदु, अगर ऐसा था और तू हकीकत जान चुका था तो फिर तूने उस लड़की से शादी ही क्यों की? क्योंकि वो लड़की मेरी। तभी रिदांश का फोन बजा। उसने फोन देखा, घर से था। नंबर देखकर उसने फोन पिक किया। दूसरी तरफ की बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसके एक्सप्रेशंस गुस्से के बदले फिक्र में बदल गए। वह बस पहुंचता हूँ कहकर जल्दी से फोन काट दिया। अनिकेत, क्या हुआ लिदु, तू परेशान लग रहा है, सब ठीक तो है ना? रिदांश परेशान होकर, वो माँ। दूसरी तरफ नैना और आरना अभी भी बातों में लगी थीं। नैना, अच्छा, यहाँ वैसे कौन कौन रहता है? मिस्टर अग्निहोत्री, उनके एक भाई और दो बहनें। अच्छा, और इन लोगों के पेरेंट्स? प्रिशा ने बताया था कि उनके पापा तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माँ है जो उनके साथ ही रहती है। मगर जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से ही मैंने उन्हें यहाँ नहीं देखा। पता नहीं, पूरा का पूरा खानदान ही अजीब लगता है मुझे। खैर चल, अब मैं निकलती हूँ, काफी लेट हो गया है, और वैसे मैं नहीं चाहती कि उस भस्मासुर से मेरा सामना हो और बेवजह मेरा पारा हाय हो, तो मैं निकलती हूँ फिर। ठीक है, लेकिन बहुत लेट हो गया है, तू अकेले नहीं जा सकती। और क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और तेरा घर भी यहाँ से दूर है, और इस वक्त तेरा अकेले जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तू ऐसा कर, राहुल को बुला ले, वह तुझे पिक कर लेगा। नहीं अरु, राहुल को यहाँ बुलाना ठीक नहीं है, बेकार में ही बात बिगड़ेगी। डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगी। इसके बाद आरना नैना को छोड़ने के लिए बाहर गई। आयुष पहले से ही गार्डन में बैठा था। उन दोनों को देखकर वह खड़ा हो गया। आयुष नैना से, जा रही हैं आप? ये रास्ता अंदर की तरफ तो जा नहीं रहा, आई थिंक ये रास्ता बाहर की तरफ ही जा रहा है, तो जाहिर है कि जा ही रही हूँ। आरना बात बदलते हुए, आयुष जी, क्या कोई ड्राइवर नैना को घर तक छोड़ आएगा? वो क्या है ना, काफी लेट हो गया है और इसका ऐसे अकेले जाना सेफ नहीं है। आयुष जी भाभी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन फिलहाल कोई भी ड्राइवर यहाँ मौजूद नहीं है। आरना झिझकते हुए, अगर आप बुरा न माने तो क्या आप, मेरा मतलब है कि बस आप किसी सेफ टैक्सी या गाड़ी तक इसे छोड़ दीजिए। आरना, अरु तू खामखा परेशान हो रही है, मैं मैनेज कर लूंगी। ठीक है भाभी, मैं इन्हें इनके घर तक छोड़ाऊंगा। नैना कुढ़कर, क्यों ड्राइवर हो तुम, कुछ काम नहीं है तुम्हें? आरना नैना का हाथ दबाते हुए, नैना आयुष की तरफ देखकर, आई एम सॉरी, वो क्या है ना, बस इसे मजाक करने की आदत है। नो, इट्स रियली ओके भाभी, आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। नैना आरना से आंखों ही आंखों में जाने के लिए मना करती है, लेकिन आरना भी आंखों ही आंखों में उसे उसकी एक न सुनने वाला लुक देती है। मजबूरन नैना को आरना की बात माननी पड़ती है। आयुष नैना की तरफ देखकर, अब चलें, मुझे जल्दी भी वापस आना है। नैना खा जाने वाली नजरों से आयुष को देखते हुए, हाँ, जैसे मैंने ही तो तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि चलो मेरे साथ। आरना से गले मिलते हुए उसे बाय कहकर, आयुष की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए, अब चलो या यहीं खड़े रहोगे? इसके बाद नैना आयुष के साथ वहां से चली गई। उनके जाने के कुछ देर बाद आरना भी वापस घर के अंदर आ गई। जैसे ही आरना वापस अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, उसे सीढ़ियों के नीचे पीछे वाले हिस्से में किसी चीज के गिरने की एक तेज आवाज आई। इस वक्त लिविंग एरिया में कोई भी मौजूद नहीं था। एक पल तक आरना वहीं खड़ी रही, लेकिन जब उसे उस तरफ से दोबारा आवाज आई तो वो उस दिशा में अपने कदम बढ़ाती है। कुछ ही देर में वो एक कमरे के सामने खड़ी थी। उसे याद आया कि सुबह घर की सफाई करते वक्त समांथा ने उसे इस तरफ आने से साफ मना किया था। यही सोचकर आरना अपने कदम वापस लेने को हुई कि एक बार फिर कमरे से आती आवाज ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया।
कुछ सोचने के बाद उसने कमरे के दरवाजे की नॉब पर लगी चाबी को घुमा दिया और धीरे धीरे उस दरवाजे को खोला। जैसे ही वो दरवाजा आधा खुला, एक जोरदार झटके के साथ कोई आरना को अपनी तरफ खींच लेता है। इस सब के महज एक ही सेकंड बाद एक भारी भरकम वास उस दरवाजे से बाहर आता है। अगर एक पल और आरना वहां खड़ी होती तो वो वास सीधा आरना के सर में ही आकर लगता। अचानक हुए इस वाकये और वास के टूटने की आवाज से आरना शॉक्ड होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे कुछ पल तक ये भी होश नहीं था कि वो इस वक्त किसकी बाहों में है। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ और हमेशा की तरह अभी भी रिदांश से आती एक अलग और मनमोहक खुशबू का एहसास उसे हुआ, तो वो एक झटके से रिदांश से खुद को दूर कर लेती है। इससे पहले कि उन दोनों में से कोई कुछ भी प्रतिक्रिया देता, एक अनजानी आवाज आरना के कानों में पड़ती है। रिदु, तू आ गया? रिदांश आरना के पीछे की तरफ बढ़ते हुए, हाँ मैं आ गया माँ। आरना भी अब अपने पीछे की तरफ मुड़ती है और रिदांश के साथ मौजूद उस औरत को देखती है जिसे वो अपनी माँ कह रहा था। उस औरत के एक्सप्रेशन और हालत देखकर साफ मालूम पड़ रहा था कि वो कुछ अलग है, या यूं कह सकते हैं कि अपनी उम्र के हिसाब से उनका दिमाग और रवैया और जिद बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह था। रिदांश उसे समझाने और शांत करने की कोशिश कर रहा था।